हाँ जी। तो आज अपन को नया चैप्टर शुरू करना है। बहुत ही जानदार शानदार चैप्टर है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना। हेडिंग डालें, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जिसका निकनेम हम पीएनसी बोला करते हैं, है ना, पीएनसी। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है ये। मान लो अगर आप सारी चीजें सुन के ढंग से समझते हुए चलते हो सीक्वेंस में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो आपको प्यार हो जाएगा इस चैप्टर से। आपको कि यार मजा आ गया, मतलब क्वेश्चन तो मतलब पेपर में पहला क्वेश्चन इसी का करेंगे हम तो, है ना। लेकिन इन जनरल कुछ स्टूडेंट्स को इससे फोबिया भी रहता है ना। उसका कारण ये है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि शुरू में तो उनको लगता है हाँ यार बहुत आसान है, बहुत हल्का है, तो चीज़ों को लाइटली लेते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट्स को डीपली नहीं समझते हैं कि किस चीज़ में क्या चीज़ है, क्यों है, कैसे है ना। और आगे जाके जब चैप्टर में कुछ क्रूशियल चीज़ें आती हैं, या ये मान लो जब चैप्टर एंडिंग की कगार पे होता है, तो क्वेश्चन पढ़ के बच्चे को समझ में ही नहीं आता करना क्या है। मतलब वो कुछ ना कुछ कर तो देगा और कुछ भी आड़ा टेढ़ा लगा देगा बिना ज्यादा सोचे समझे, और आंसर फिर उल्टे सीधे आएंगे आपके। क्योंकि एक चीज और है इस चैप्टर की खासियत, इसके जो सोल्यूशन होते हैं ना, क्वेश्चन मान लो 5 लाइन का है और सोल्यूशन इतने सा स्टेप होगा एक। बिकॉज जो थॉट प्रोसेस है ना, वो सारा दिमाग के अंदर चलना है आपके। इसीलिए बोलते हैं थोड़ा दिमाग वाला चैप्टर है ये, है ना। तो बहुत से लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत से लोगों को थोड़ा सा डर भी लगता है इससे, है ना। लेकिन इसमें कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है। ढंग से तरीके से अगर आप चीजें सुनेंगे और समझेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी चीज जो मैं बता रहा था कि इस चैप्टर की एक और कमजोरी है, कमजोरी ये है कि ये इकलौता एक ऐसा चैप्टर है जो मैं मानता हूं कि बच्चा खुद किताब से नहीं पढ़ सकता, ठीक है ना। जो मुझे लगता है कि एक जनरल स्टूडेंट बुक से पढ़ के ये चैप्टर नहीं सीख सकता। बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे थॉट प्रोसेस ऐसे हैं जो अगर लाइव इंटरेक्शन में या लाइव क्लास में या रिकॉर्डेड, मतलब जब आप सामने वाले को सुनोगे नहीं ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। कि आज मैं कोई क्वेश्चन लूंगा तो मैं उस पर रिलेटेड 10 बातें जब बोलूंगा तो आपका दिमाग चलना, अच्छा ये बुक में ये सब नहीं मिल सकता। बुक का तो एक सोल्यूशन मिलेगा आपको बुक है ना। अब उसमें क्या है, दूसरे से भी कर सकते हैं इसको, इसमें ये क्या नहीं है, या मतलब हर एक छोटे से छोटा स्टेप ऐसे मेंशन हो, फील नहीं आती है बच्चे को। आप करके देख लेना। तो इसीलिए मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज ऑल सभी बच्चे, है ना, ये चैप्टर जरूर मतलब कंटिन्यूस लगातार जरूर देखें। ऐसे नहीं कि आज देख लिया फिर छोड़ दिया, है ना। और हो सके तो लाइव क्लास देख करें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। कोई सोचेगी नहीं मैं तो बाद में पढ़ लूंगा यार, मैं तो घर पे शादी आ गई और आ गया मैं तो थोड़ी उसको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। एक चीज और, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। आप किसी के नोट्स देख लोगे ना, मान लो कोई बच्चा कहता है यार आज मैं दो लेक्चर मेरे मिस हो गए, मेरे को नोट्स दे दे। नोट्स से पढ़ना बहुत मुश्किल होता है उसको, बिकॉज उसको समझ में नहीं आता उसने लिखा के। सोल्यूशन में तो कुछ होगा इतना सा, सारी चीज प्रोसेस, मैं जैसे कोई क्वेश्चन आएगा मैं सोल्यूशन बोलूंगा, ये देखो ऐसे 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 ऐसे, वो बच्चा भी समझ लेगा ऐसे 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 ऐसे, सोल्यूशन लिखेगा इतना सा। जो थर्ड पर्सन है उसको पता ही नहीं क्या बात हुई है, वो ऐसे ऐसे क्या था उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन देके सोल्यूशन देके वो खुद ही सोचेगा अरे यार क्या किया है क्या नहीं किया। तो आप भी भाई फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, अभी 11th के स्टूडेंट हैं, तो जब अपन आगे जाके चैप्टर कभी रिवाइज करना पड़ता है ना, बहुत सारी चीजें होती है, ह्यूमन नेचर है, अपन हर टाइम हर चीज नहीं याद रख सकते। तो रिवाइज करने जब बैठते हैं तो बच्चे हमेशा यही दिक्कत रहती है, यार ये क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने लिखा है करा क्या था इसमें, उसे याद नहीं आता। तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त ये है कि जब आप नोट्स बनाए ना पूरे चैप्टर के अंदर, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन के अंदर मैंने एक लॉजिक समझाया कि देखो इस वजह से मैंने ऐसा है, इस वजह से ये करना है, तो वो जो बातें हैं वो लिखाई नहीं जा सकती है ना, हर चीज थोड़ी लिखाई जा सकती है। क्वेश्चन में तो सोल्यूशन लिखाया जाएगा, वो आप अपने आप लिख लें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि यार ये तो बहुत यूनिक सी चीज है, मुझे नहीं लगता, या शुरुआत के नोट्स ना आप अपना की पॉइंट साइड में लिख लें। अब लिखने में सर कहोगे आप तो बोल नहीं रहे हो, मैं लिखूं, मैं बस टाइम नहीं है, तो उसका तरीका ये होगा कि जैसे क्लास आज का लेक्चर आपने अटेंड कर लिया, उसके बाद जब आप घर पे रिवाइज करोगे तो उस टाइम अभी अभी क्लास लिया तो 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद रिवाइज करते हो तो 4 घंटे तक तो मेमोरी में रहता ही है कि सर ने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के वक्त क्या बोला था। वो जो बात बोली थी ना, वो आप उस टाइम घर जाके नोट्स पे उस टाइम लिख लें, ताकि जब आप फ्यूचर में आज के 6 महीने बाद या 1 साल बाद जब जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, रिवीजन कर रहे होगे और कभी कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हो, तो आपको ये दिक्कत ना आए कि मेरे नोट्स में मैंने ये लिखा कैसे था, ठीक है ना। तो वो पॉइंट आप घर पे खुद डेली डेली अपने नोट्स एक अलग से बनाएं, मतलब उसी के अंदर वो पॉइंट लिख दें।
हिंदी में लिखो चाहे कि क्योंकि ये ऐसे है, इसलिए ये ऐसे है, इसलिए ये करा, मतलब वो जो चीज है ना, जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आएगी वो आप मेंशन करना, ताकि आपको खुद के रिवीजन के लिए आपको कोई दिक्कत आए, है ना। इट्स अप टू यू, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान से, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, अगर इंटरेस्ट के साथ आप ध्यान से सीक्वेंस सुनोगे ना तो बहुत मजा आने वाला है। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप कहोगे यार वाकई में चैप्टर तो यही है, चला दिमाग तो इसी में लगता है, बाकियों में तो मैनिपुलेशन है, इधर से तिकड़मबाजी कर दो, कोस से डिवाइड कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, प्योर दिमाग का खेल है, अंडरस्टैंडिंग बेस है, ठीक। तो सबसे पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बनाएंगे बाद में, उससे पहले मैं आपको कुछ जो मतलब मैं क्या इन जनरल जो चैप्टर में बताया जाता है, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना। दो चीजें होती हैं, तो वो दो चीजें अपन लिखते हैं, उनको एग्जांपल से समझते हैं, बिकॉज ये दो चीजें ऐसी हैं जो लगता है कि हाँ बहुत हल्की है, बहुत इजी है, हाँ सबको पता है, पता होंगी, बट यही चैप्टर की जान है ना। जो जो शुरुआत की दो चीजें बता रहा हूं ना, एक होता है मल्टीप्लीकेशन, एक होता है एडिशन, कब जोड़ना है और कब गुणा करना है, ये पूरे चैप्टर की जान है। मतलब लास्ट तक कुछ बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन रहता है कि यार सर गुणा क्यों करा, यहाँ यहाँ ऐड क्यों करा, तो उस चीज को समझ ले। तो हेडिंग डालें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। पहला है उसमें एडिशन प्रिंसिपल, है ना। एडिशन प्रिंसिपल बोल लो, एडिशन रूल बोल लो, है ना। तो जोड़ते कब है चीजों को, है ना। तो एक एग्जांपल से समझें। सपोज मान लो अपन ये थिएटर है ना, यहां पिक्चर चल रही है, ये स्क्रीन है, ये पिक्चर चल रही है ना। ठीक है, आप को कहा कि आपको पिक्चर देखने अंदर जाना है, थिएटर के अंदर जाना है, ठीक। ये गेट 1 है, ये गेट 2 है, ये गेट 3 है और ये गेट 4 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस थिएटर में आपको पिक्चर देखने जाना है, तो आप कितने तरीकों से अंदर जा सकते हो? 4। ऑब्वियस सी बात है सर, इसमें क्या पूछ रहे हो, है ना, मजाक बना रहे हो क्या? तो मजाक नहीं, आप इसी चीज को समझे कि काम क्या है यहां, अंदर जाना, है ना। टास्क, व्हाट इज टास्क हियर, या व्हाट इज जॉब हियर, है ना, टू गेट इनटू द थिएटर, अंदर जाना। अंदर जाने के रास्ते कितने, रास्ते 1 2 3 4, आप किसी एक रास्ते से जाओगे। तो काम क्या है, अंदर जाना। तो काम इस रास्ते से चला जाऊं तो भी हो जाएगा, या इस रास्ते से चला जाऊं तो भी हो जाएगा, या इस रास्ते से चला जाऊं तो भी हो जाएगा, या इस रास्ते से चला जाऊं तो भी हो जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं है कि मुझे 2 गेटों से एक साथ घुसूंगा तभी मेरा अंदर जाना सफल होगा। किसी भी एक गेट से अंदर घुस जाओगे, सफल हो जाओगे? यस। तो काम होने के तरीके कितने हैं, या तो ये, या ये, या ये, या ये। तो इनको जोड़ दिया, इनको जोड़ दिया, आंसर कितना आया? 4। ठीक है, 4। हाँ जी। तो मैं क्या, या मान लो एक चीज ऐसे समझे आप, मान लो ये है अपना दिल्ली, ये है जयपुर, ये है बठिंडा। मान लो मैंने कहा जयपुर से दिल्ली आने के, दिल्ली से जयपुर जाने के, या जयपुर से दिल्ली जाने के 3 रास्ते हैं, 4 रास्ते मान लो, 2 तो रोड है, एक रोड आती है, एक दूसरी रोड जाती है, और सपोज एक ट्रेन जाती है और एक फ्लाइट जाती है, ठीक। ऐसे जयपुर से बठिंडा जाने के भी कितने तरीके हैं, एक रोड है मान लो, 2 ट्रेन है, ठीक, और एक फ्लाइट है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जयपुर से मुझे बाहर जाना है, जयपुर से मुझे बाहर जाना है, तो कितने रास्तों से मैं बाहर जा सकता हूं? तो आप क्या सोचोगे, काम क्या है, काम क्या है जयपुर से बाहर जाना?
तो या तो मैं दिल्ली चला जाऊं या मैं बठिंडा चला जाऊं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो दो ही रास्ते हैं ना, या तो आप जयपुर से कहां जाओगे, बठिंडा, या आप कहां जाओगे, जयपुर से दिल्ली जाओगे, यही बात है। तो जयपुर से बठिंडा जाने कितने रास्ते हैं, 1 2 3 4। तो इस काम के होने के कितने तरीके हैं, 4, और इस काम के होने के कितने तरीके हैं, 4। ठीक है जी। अब मैंने क्या बोला, काम क्या है, जयपुर से बाहर जाना, अल्टीमेटली टास्क जिसको अपन बोलते हैं इवेंट, इस चैप्टर में बोलेंगे इवेंट मतलब घटना। एक क्या इवेंट क्या है, इवेंट इज कि आपको जयपुर से बाहर जाना है, तो वो इस रास्ते से भी हो सकता है और इस रास्ते से भी हो सकता है। इस रास्ते से वो इवेंट होने के या काम होने के कितने तरीके हैं, 4, और इस रास्ते से काम कितने होने के कितने तरीके हैं, 4, और दोनों में क्या आ रहा है, या, है ना, और इंग्लिश वाला और। वैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, या तो आप ये कर लो या आप ये कर लो, दोनों में से कोई एक कर लो तो अपना काम हो जाएगा। काम इज टू गेट आउट फ्रॉम जयपुर। ऐसा तो नहीं है कि बठिंडा और दिल्ली दोनों जाओगे तभी तुम्हारा काम होगा, दोनों तो जा भी नहीं सकते एक साथ, सिंपल सी बात है। तो या तो ये हो जाए या ये हो जाए। तो एक काम को करने के तरीके, इस रास्ते से ये काम होने के कितने तरीके हैं, 4, और इस रास्ते से काम होने के कितने तरीके हैं, 4। तो टोटल तरीके कितने हो गए, 8। ये 8 क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज टू गेट आउट फ्रॉम जयपुर। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? यस। तो ये दो एग्जांपल आप लिख बाद में लेना चाहे, पहले डेफिनेशन लिख लें। दैट इज इफ an event E can occur in M ways, by option 1, or can be done in other n ways by option 2, then total number of ways of occurring the event E are M plus N। सही है कि अगर एक काम है, काम इवेंट होना, अब वो इवेंट इस रास्ते से जाकर भी हो सकता है या इस रास्ते से जाके भी हो सकता है। इस रास्ते से मतलब इस ऑप्शन से जाने के कितने अलग से तरीके हैं, 5, इससे कितने हैं, 4। तो काम होने के टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। हाँ जी, सही है। यस सर। यस सर। अब एक चीज और कि ये m प्लस n जोड़ना हमेशा सही है क्या, भाई आप ये सोचो कि अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि ये काम करने के 4 तरीके हैं इधर और ये काम करने के 3 तरीके हैं, तो काम हो सकता है तो या तो इससे करोगे या इससे करोगे, मतलब 4 + 3 7 है। और सपोज कोई पता चले आपको कि दोनों में कोई रास्ता कॉमन है, इसका मतलब आप उसको 2 बार काउंट कर रहे हो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो वो आप 2 बार काउंट कर रहे हो तो फिर आप गलत गिन रहे हो। तो बेसिकली एक तरफ 4 है, एक तरफ 3 है, 7 है, और आपको कोई बाद में बता के गया कि यार दोनों में एक चीज तो कॉमन थी जो तुमने 2 बार गिन ली, तो आपको एक बार घटानी पड़ेगी। तो उस टाइम पे n + m लगाना सही नहीं होगा, उस टाइम पे n + m लगाना सही नहीं होगा। तो मतलब ये कब वैलिड है, जब दोनों रास्ते हैं, जो प्रोसेस 1 है, ऑप्शन 1 है जो, उससे ये काम होने के कितने तरीके m, और जो ऑप्शन 2 है उससे ये काम होने के कितने तरीके n। तो टोटल काम होने के तरीके m + n तब है जब उनमें कोई कॉमन नहीं है। क्लियर है?
Yes, sir. हाँ, तो Yes, sir. इसको हम लिख लेंगे कि if the event can occur in m ways by option 1 can be done in other ways if the total number of ways of occurring event em plus n r n plus n if there is no common way in both options. ठीक है जी, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। और इस चीज को मैथमेटिकली और लैंग्वेज में बोलना हो तो हम ये बोलते हैं कि नंबर ऑफ वेज शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब उधर में और इधर में कोई कॉमन नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये जो लिखा है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इफ नंबर ऑफ वेज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसके ब्रैकेट में आप चाहे लिख लो या नोट बना के लिख लो, नोट बना के कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। नो कॉमन वे शुड बी देयर। ठीक है, जैसे सपोज मान लो मैंने कहा ये रास्ता, ये प्रोसेस 1 है ना, ये आपका ऑप्शन 1 है, कोई इवेंट है ई, वो हो सकता है या तो ऑप्शन 1 से और या हो सकता है ऑप्शन 2 से। इसको होने के कितने तरीके m, इसको होने के कितने तरीके n, तो टोटल आंसर है m प्लस n। बट इफ k ऑप्शंस आर कॉमन, तो वो आप इसमें भी काउंट कर रहे हो, इसमें भी काउंट कर रहे हो, तो टोटल वेज कितने होंगे? m प्लस n माइनस k होंगे। M plus n minus k. ऑब्वियस सी बात Yes, है, sir. आप उसको दो जगह काउंट कर रहे हो तो वो गलत बात है। तो प्रॉपर डेफिनेशन मतलब प्रॉपर रूल ये है कि हमेशा n प्लस n लगाना सही नहीं है। ये तभी वैलिड है जब आपका कोई कॉमन ना हो या कोई ओवरलैप ना कर रहा हो आउटकम। हाँ, अदरवाइज आप हमेशा लगा सकते हो। कि फंडा भी ध्यान रखना है, काम होना चाहिए। काम या तो इस ऑप्शन से हो जाए तो भी अलाउड है, या इस ऑप्शन से हो जाए तो भी। तो ऑप्शन है उनके बीच में, ऑप्शन है मतलब या तो ये हो जाए या ये हो जाए, या मतलब इंग्लिश वाला और, मतलब जब इंग्लिश वाला और हो मतलब जब ऑप्शन हो कि या तो इससे हो जाए या इससे हो जाए, तो हमेशा क्या होगा? एडिशन होगा। उन चीजों को क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। ये बात क्लियर है? Yes, sir. उसके Yes, sir. उसके बाद आपने वो दो एग्जांपल नोट कर लिए होंगे। Yes, sir. ठीक, कर लिए सर। ठीक, वेरी गुड। तो नोट में एक तो ये हो गया, जैसे मान लो 1, तो 2 ये याद रखा, अगर ऑप्शन है, ऑप्शन मतलब अगर और है, और मतलब अगर या है, तो पक्की बात है ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना? ये फंडा ध्यान रखें, मुद्दे की बात ये है। क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो, हाँ जी, मिटाने से। Yes, sir. Yes, sir. मिटा दो सर। ठीक है, तो सेकंड है मल्टीप्लिकेशन रूल। या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अब देखो, अब आप ऐसे समझो, एग्जांपल मैं पहले लिख रहा हूं, एग्जांपल आप बाद में नोट करना, पर डेफिनेशन लिख लेना। सपोज वही क्वेश्चन लेते हैं कि थिएटर वाला ले लेते हैं, थिएटर वाला है ना। गेट 1, गेट 2, गेट 3, गेट 4, यहां पिक्चर चल रही है।
अब मैं कह रहा हूं क्या कि कितने तरीकों से तुम मूवी देख के आ सकते हो, इन हाउ मेनी वेज वन कैन वॉच मूवी। अब पहली बात तो ना इस चैप्टर में बिना फालतू की चीजें नहीं सोचनी है। कितने तरीके मतलब ये नहीं है ऑब्वियसली कि तुम निक्कर पहन के जाओगे कि शर्ट पहन के जाओगे, है ना, या गोगल लगा के जाओगे, या कौन से रंग की पहन के जाओगे, या अंदर जाके लेटोगे कि बैठोगे कि सोओगे, क्या करोगे, पॉपकॉर्न खाओगे, समोसा खाओगे, है ना। ये फालतू की ज्ञानबाजी नहीं लगानी है। कितने तरीके का यहाँ ऑब्वियसली मतलब ये है कि आप कितने तरीके से पिक्चर देख के आ सकते हो। तो पिक्चर देख के आना इज टास्क, ये समझ में आता है। यस सर। तो मूवी देखना है ना, मूवी वॉचिंग, मूवी वॉच तो थिएटर में तभी होगी जब आप एंटर होगे और फिर प्लस एग्जिट होगे। ये थोड़ी नहीं वहीं बैठे रहोगे, है ना। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस में उसका पर्पस ये है कि उसने क्लियर कट नहीं मेंशन करा तो वो ये कहना चाहता है कि आप कितने तरीके के अंदर जाके बाहर आ सकते हो। अल्टीमेटली ही इज इंटरेस्टेड इन आस्किंग दिस थिंग। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो टास्क क्या है? टास्क एंटर होना फिर एग्जिट होना। क्या ये दोनों काम जरूरी है? ऐसा बोल सकते हो क्या तुम कि यस सर। या तो एंटर हो जाए या एग्जिट हो जाए? ये बात समझ में आती है क्या? नो सर। भाई एग्जिट, भाई या तो एंटर हो जाए या एग्जिट हो जाए, इसका क्या मतलब है? इसका तो कोई सेंस नहीं है। या तो सिर्फ एंटर हो जाए एग्जिट ना हो, या एंटर तो हुआ ही नहीं बट एग्जिट हो जाए, ये क्या बात हुई? एंटर भी हो और एग्जिट भी हो। यस सर। और कौन? अब मैं यहां और कौन सा बोल रहा था? हिंदी वाला और बोल रहा था, हिंदी वाला। हाँ, है ना? हिंदी वाला। हाँ, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंड मीन्स इवेंट इवन भी हो एंड E2 भी हो। तो यहां क्या आ रहा है? और नहीं आ रहा इंग्लिश वाला, यहां क्या आ रहा है? एंड आ रहा है, एंड। तो क्या यहां ऑप्शन है क्या इवन और E2 होने में? यह कंपल्शन है कि इवन भी हो E2 भी हो? यहां कंपल्शन है कि इवन भी हो E2 भी हो, और पहले इवन हो और फिर E2 हो। पहले अंदर जाओगे फिर बाहर आओगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक, समझ आ गई। नाउ अंदर जाने के कितने तरीके हैं? अगर मैं कहूं थिएटर के अंदर घुसने के कितने तरीके हैं, ये नहीं मानना कि तुम हाँ कोई तगड़े धूम वो चोर हो कि कोई खुद से गेट बना के चले जाओगे, जो है उसी में से जाना है। तो 4 तरीके अंदर जाने के। सर 4 है। नंबर ऑफ वेज ऑफ एंट्रिंग 4 है। और एग्जिट के कितने तरीके हैं? 4। टोटल 8। तो कोई बच्चे ने बोला 8, तो ऐसा नहीं होगा यहाँ, है ना। तो आप सुन ले पहली बात, कॉमन सेंस से, चलो इसको छोड़ो, पहले मल्टीप्लिकेशन रूल छोड़ो, कॉमन सेंस क्या कहती है? हो सकता है कि मैं गेट 1 से अंदर जाऊं और ये एंट्री है, एंट्री, और ये एग्जिट है, और मैं गेट 1 से ही बाहर आ जाऊं। गेट 1 से जाऊं गेट 2 से बाहर आ जाऊं, गेट 1 से जाऊं गेट 3 से बाहर आ जाऊं, गेट 1 से जाऊं गेट 4 से बाहर आ जाऊं। 4 ऑप्शन। ऐसे गेट 2 से जाऊं गेट 1 से आ जाऊं, गेट 2 से जाऊं गेट 2 से आ जाऊं, ऐसे ही 4 ऑप्शन। फिर गेट 3 के 4 ऑप्शन और गेट 4 के 4 ऑप्शन। तो समझ में आता है? 4, 8, 12, 16 होंगे। कॉमन सेंस है ये। नाउ मैं मल्टीप्लिकेशन रूल सिखा रहा हूं कि मैं इस चीज को अब ये तो क्या है, ये आपने गिन लिया उंगलियों पे। कल को ये चीज 100 हो और वो चीज 1000 हो तो ऐसे लिस्ट थोड़ी बनाते रहोगे, ऐसे गिनते थोड़ी रहोगे। तो क्वेश्चन तो आपको करना है ना। तो वो बेसिक समझ रहे हैं अपन, छोटे डेटा के लिए, जो बड़े डेटा में भी अपन लगाया करेंगे कि बेसिक क्या है कि एक काम होने के कितने तरीके हैं सर? 4। दूसरे काम होने के कितने तरीके हैं? 4। और ओवरऑल जो काम है वो इन दोनों कामों के होने पे ही होगा। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि या तो पहला काम हो जाए या दूसरा काम हो जाए, ये नहीं कह रहे हम। कह रहे पहला भी हो दूसरा भी हो। और हिंदी वाला इंग्लिश वाला एंड, इट मींस देयर इज कंपल्शन, इट मींस m into n, आंसर विल बी 16। तो नाउ आई एम राइटिंग द डेफिनेशन कि इफ एन इवेंट E can occur in m1 ways, can occur in m ways, and E2 can occur in n ways, E2 can occur in n ways, then total number of ways possible, total number of possible ways occurring E1 followed by E2, E1 and E2 है ना,
एंड होगा ही होगा. Occurring E1 and E2 will be M into N. क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, क्लियर है ये फॉर्मूला? भाई एडिशन रूल क्या है कि अगर एक काम m से हो रहा है, एक काम n से हो रहा है, तो टोटल कितने तरीके हैं? m प्लस n है, उनको जोड़ दो. क्यों? क्योंकि काम तो या तो उससे हो रहा है या उससे हो रहा है, दोनों से होना जरूरी नहीं है. ऑप्शन है तो ऐड करेंगे और कॉमन नहीं होना चाहिए. ऐसे यहाँ पे एक काम है वो 4 तरीके से हो रहा है, एक काम है वो 3 तरीके से हो रहा है, और काम होने के लिए दोनों चीजें होनी जरूरी है. तो 4 इंटू 3 करेंगे, 4 प्लस 3 नहीं करेंगे. क्या ये बात आपकी खोपड़ी में उतर गई? यस सर, उतर गई. हाँ जी. यस सर. नाउ इसमें भी कि इफ वे इवेंट्स आर, इफ E1 and E2 are independent events. E1 and E2 are independent events. तो नोट में अपन लिखते हैं इसका मतलब क्या है. अगर मैं नोट के थ्रू समझाऊं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या है, हालांकि ये एक पूरा टॉपिक है जो बाद में पढ़ोगे आप, लेकिन अभी के लिए इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक काम है E1 है, एक E1 उसको होने के कितने तरीके M, और है E2 उसके होने के कितने तरीके N. तो E2 किस तरीके से होगा वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि E1 किस तरीके से हुआ है. समझे मेरी बात? कि बाहर निकलना इस बात पे निर्भर नहीं करता कि अंदर किस गेट से आया था. बाहर निकलना एक अलग टास्क है, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर किस रास्ते से आया था. और अंदर आना एक अलग टास्क है, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर कैसे निकलेगा. तो आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? जो इवेंट जो होंगे उस पूरे काम को होने में, यहां तो 2 इवेंट है, 10 इवेंट भी हो सकते हैं. तो वो जो इवेंट है, एक काम हो रहा है m तरीके से, एक हो रहा है n तरीके से, टोटल नंबर m इंटू n होगा. बट ये सभी सही है जब E2 इस बात पे निर्भर नहीं करता कि E1 किस रास्ते से हुआ था. E2 does not have any impact that E1 has done by which ways. ठीक है, इस बात में हिंदी में लिखना, मैं तो कह रहा हूं अंग्रेजी की गोली मारो कि E1 का काम जो हुआ है, इवेंट अंदर आना, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर किस गेट से आया है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि बाहर किससे, मतलब बाहर जाना इस बात पे डिपेंड नहीं करता है E2 का कि E1 जो काम हुआ था अंदर आना वो किस गेट से हुआ था. डजंट मैटर. उसके अलग अपने तरीके, उसके अलग अपने तरीके. अभी शायद आपको इसकी फील नहीं आई होगी, इसकी फील दिलाता हूं मैं. सपोज मान लो इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा ले रहा हूं और मैं इस क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट कह दूं, है ना, अब लिखना इसके बाद. इसी क्वेश्चन में मैं सेकंड पार्ट कह दूं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ वॉचिंग मूवी या नंबर ऑफ वेज ऑफ एंटरिंग एंड एग्जिटिंग सच दैट does not use the same gate, does not use the same gate. मतलब वो ये क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि अगर जिस गेट से अंदर आया उस गेट से वो बाहर नहीं जा सकता. तो क्या इस केस में आंसर 4 इंटू 4 मुंह फाड़ के 16 बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते. देखो आप कॉमन सेंस से समझो, फंडे तो अपन बनाएंगे, पहले आप कॉमन सेंस से सोचो क्या क्या हो सकता है. अगर G1 से घुसता है तो G1 एंट्री एग्जिट के लिए ब्लॉक हो गया, उसके लिए तो आ गया G2 G3 G4. ठीक, अगर G2 से घुसा तो आ गया G1 G3 G4, G1 G2 G4. अगर G4 से घुसा तो G1 G2 G3. तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर इस क्वेश्चन में वो ऐसा कह दे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जिनमें कुछ कॉमन ना हो. भाई अगर इसके अंदर कोई भी रास्ता इसके अंदर का कॉमन है क्या? भाई ये G1 से होके G2 जा रहा है, ये G2 से होके G1 जा रहा है, तो ये सेम नहीं है. तो ये हमने केस बनाया. केस 1 हो सकता है वो G1 से घुसे, केस 2 हो सकता है वो G2 से घुसे, केस 3 हो सकता है वो G3 से घुसे, केस 4 हो सकता है वो G4 से घुसे. सुन रहे हो मैंने क्या कहा? कि केस बनाओगे कि अगर इससे जाता है
तो अगले वाला डिपेंडेंट है ना अब इस बात पे कि पहला काम किससे हुआ था, मतलब एग्जिट करना इस बात पे यहां डिपेंड कर गया कि एंट्री किस गेट से हुई थी। तो हमने कहा इस केस में आप सीधा m इंटू एन का फंडा नहीं लगा सकते कि अंदर आने के रास्ते भी 4 है, बाहर जाने के भी 4 है, तो 4 इंटू 4 16 यहां सही नहीं है। तो यहां कॉमन सेंस से सोचोगे, केस बनाओगे, क्या करोगे, अगर वो गेट 1 से आया तो बाहर जाने के कितने रास्ते 3, अगर वो गेट 2 से है तो बाहर जाने के 3, अगर वो गेट 3 से है तो बाहर जाने के 3, अगर वो गेट 4 से है तो बाहर जाने के 3। अब देखो ये जो 4 केस है, क्या इन चारों का होना जरूरी है या कोई भी एक हो जाए तो अपना काम हो रहा है भैया? तो वो गेट 1 से आगे बाहर चला जाए तो भी अपना काम हो गया, या गेट 2 से आगे चला जाए तो भी काम हो गया, गेट 3 से चला जाए तो भी हो गया। अल्टीमेटली आपको ये समझ में आ रहा है कि ये चारों में ऑप्शन है। यस सर। तो देखो इसके तरीके आपस में आपने जोड़ दिए, आंसर कितना आ गया 12। और अगर आप थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इस पे रखेंगे, थोड़ा समझ जाएंगे, तो अब मैं इसी चीज को मैं एक स्टेप में खत्म कर सकता था। क्या कि अंदर आने के कितने तरीके 4, बाहर जाने के कितने तरीके 3, किसी भी रास्ते से बाहर जाने के 3 है, जिस रास्ते से आएगा उसको छोड़ के बाकी 3 है। बात समझ में आई? हाँ जी। यस सर। मेथड 2 से अगर मैं कहना चाहूं तो क्या मैं ये कह सकता था कि 4 इंटू 3 सफिशिएंट है कहना, मतलब जिस बच्चे ने अभी तक का लेक्चर अटेंड कर लिया वो इस चीज को समझ जाएगा कि हाँ 4 इंटू 3 क्या है। 4 इज नंबर ऑफ वेज ऑफ एंटरिंग, 3 इज नंबर ऑफ वे ऑफ एग्जिटिंग, बिकॉज हियर एग्जिटिंग इज डिपेंडिंग ऑन एंट्रिंग। तो उसको छोड़ के बाकी 3 रास्ते ही अवेलेबल होंगे उसके पास, हर केस में ऐसा होगा, इसलिए 4 इंटू 3 कर दिया। या आप ऐसे केसेस बनाओगे, है ना। तो जो नोट था इसमें हमने लिख लिया इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब E2 डज नॉट हैव एनी इंपैक्ट दैट इवन हैज डन बाय व्हिच वेज, बट इफ, लिख लेना आगे, बट इफ they are independent, they are dependent, we have to make the cases, we have to make mutually exclusive cases like this। ऐसे हमें केस बनाने पड़े अगर उसने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का लफड़ा डाल दिया तो, डिपेंडेंसी का मतलब। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। ठीक, हाँ जी, मिटा दे इसे। मिटा दे इसे। यस सर, कर लिया यस सर। ना। यस सर। तो अगेन इसमें जो समझने वाली बात थी वो ये कि अगर कोई इवेंट M1 से M तरीकों से होता है, दूसरा M तरीकों से होता है, और हमारे लिए दोनों इवेंट होने जरूरी हैं, एक के बाद एक होने हैं, एंड दोनों के बीच काम नहीं चलेगा कि या तो ये हो जाए या ये हो जाए, ऑप्शन नहीं है। क्या है? जरूरी है, मतलब क्या है? कंपल्शन है। तो मतलब कभी कंपल्शन आए ना, कंपल्शन आ जाए काम के बीच, तो आप ये समझे उनके बीच एंड है। एंड है मतलब हिंदी वाला और है, हिंदी वाला और है मतलब कि मल्टीप्लीकेशन लगेगा, m इंटू एन लगेगा, है ना। और ये तब लगेगा, सही तब होगा जब वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। तो डिपेंडेंट मतलब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया कि ऐसा उसने कोई लफड़ा कर दिया कि जिससे आया उससे जा नहीं सकता, मतलब दूसरा काम जो होना है वो इस बात पे डिपेंड कर गया कि पिछला काम कैसे हुआ था। अगर ऐसा हो जाए तो आपको केस बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज तो आप सीधा कर सकते हो। जैसे मैं एक और एग्जांपल से इस चीज को समझाता हूं आपको, वही दिल्ली जयपुर वाला। सपोज ये दिल्ली था, ये जयपुर था, और ये आपका बठिंडा था। मान लो यहां से अपने कितने रास्ते थे? रोड 1 थी, एक रोड 2 थी, एक ट्रेन जाती थी, एक फ्लाइट जाती थी। यहां से यहां पे क्या था? अभी एक रोड था, एक ट्रेन थी, दूसरी ट्रेन थी, और एक फ्लाइट थी। ठीक है, F1 डैश, T2 डैश, T1 डैश, R1 डैश, ऐसे ले लो। ठीक, अब इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछता हूं, पहले तो हमने क्या करा था क्वेश्चन, जयपुर से बाहर जाने का, तो ऑप्शन था या इधर तो जोड़ दिए थे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग दिल्ली टू बठिंडा वाया जयपुर। दिल्ली से बठिंडा जाना है और जयपुर जाना है,
एक चीज और ले लो, हाँ एक रास्ता ऐसे बना रहा हूं मैं, है ना, दिल्ली से सीधा बठिंडा, एक रोड बिना जयपुर को जाते हुए, और दिल्ली से सीधा ट्रेन, ये R1 डबल डैश, ये T1 डबल डैश, ऐसा सीन है भाई। क्लियर है? अब सुनना, मैंने कहा पहला नंबर ऑफ तरीके बताओ, कितने तरीकों से दिल्ली से बठिंडा जा सकते हो वाया जयपुर होके। मतलब क्या आपका काम ये हो गया कि पहले तो जाना है दिल्ली से जयपुर, फिर एंड जाना है जयपुर से बठिंडा। क्या दोनों काम होने जरूरी हैं? यस सर। तो एंड है तो क्या इसके तरीके और इसके तरीकों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा? ऐसा थोड़ी बोल सकते हो या तो दिल्ली से जयपुर चले जाओ या जयपुर से बठिंडा चले जाओ। ये तो नॉनसेंस सी बात नहीं लग रही आपको? यस सर। हाँ, तो Yes, दिल्ली से जयपुर जाने के कितने तरीके? 1 2 3 4, तो 4 तरीके। और जयपुर से बठिंडा जाने के 4, तो 4 × 4 आंसर कितना आ गया? 16 आ गया। यस सर। अब मैं आपसे पूछता हूं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ दिल्ली टू बठिंडा, या इसी को ले लो, नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग दिल्ली टू बठिंडा वाया जयपुर, जयपुर तो होके आना ही आना है, such that does not use same kind of transport, kind मतलब type of transport, मतलब कहना क्या चाहता है वो? अब वो पता क्या कह रहा है, पहले तो क्या था, जयपुर से बठिंडा जाने के, दिल्ली से जयपुर जाने के तरीके अलग अलग थे और दोनों काम इंडिपेंडेंट थे। मतलब मैं जयपुर से जब बठिंडा जा रहा हूँ, मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैं दिल्ली से जयपुर किस रास्ते से आया था, वो बात मैटर नहीं करती थी। यहाँ क्या मैटर करती है, वो कहता है सेम ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करना, सेम टाइप ऑफ, मतलब अगर मैं दिल्ली से जयपुर रोड से आता हूं तो जयपुर से बठिंडा रोड से नहीं जा सकते। दिल्ली से जयपुर अगर मैं ट्रेन से आता हूं तो जयपुर से बठिंडा आप ट्रेन से नहीं जा सकते। अगर दिल्ली से जयपुर फ्लाइट से आता हूं तो जयपुर से बठिंडा आप फ्लाइट से नहीं जा सकते। उसने कंडीशन लगा दी। तो अभी मैंने बताया था ना, क्या इस केस में आप मुंह फाड़ के 4 × 4 16 बोल दोगे क्या? नो सर। तो क्या करोगे आप? केस बनाओगे। क्या करोगे? केस बनाओगे। तो पहला इसका सोल्यूशन मैं यहां लिख रहा हूं, केस 1, कि अगर दिल्ली से जयपुर जाते वक्त तुमने रोड यूज करी, तो रोड यूज करी तो कितने ऑप्शन दिल्ली से जयपुर वाया रोड जाने के? 2। यस सर। इनटू आएगा, क्योंकि जयपुर से बठिंडा जाना जो इवेंट है वो इसमें मल्टीप्लाई होना चाहिए, बिकॉज एंड है। ऐसा तो नहीं है दिल्ली से जयपुर चले जाओ या जयपुर से बठिंडा, तो एंड के लिए मल्टीप्लिकेशन आएगा। एंड हाँ, अब जयपुर से बठिंडा जाने के लिए अगर रोड से आए हो तो ये रास्ता तो कैंसिल हो गया, रोड से नहीं जा सकते, तो 2 ट्रेन बची और 1 फ्लाइट बची, तो 3 ही रास्ते बचे। यस सर। तो 6 तरीके हो गए। ऐसी केस 2, अगर दिल्ली से जयपुर तुम ट्रेन से आए हो, तो ट्रेन से आने का तो एक ही रास्ता था दिल्ली से जयपुर। यस। अब जयपुर से बठिंडा जाने के लिए ये 2 रास्ते कट गए, ट्रेन से नहीं जा सकते, तो या तो रोड से जाओगे या फ्लाइट से जाओगे, तो 2 रास्ते, तो 1 × 2 बराबर कितना? 2। और केस 3, अगर दिल्ली से जयपुर तुम फ्लाइट से आ गए तो एक रास्ता इधर से, और इधर फ्लाइट से नहीं जा सकते, तो 3 रास्ते। तो क्या ये 3 रास्ते होंगे? यस सर। अब टोटल काम क्या है? अगेन अब ये टाइप 1 में आ गया, एडिशन रूल में। काम क्या है? दिल्ली से जयपुर जाना, जयपुर से बठिंडा जाना। तो वो काम या तो केस 1 से हो सकता है, या केस 2 से हो सकता है, या केस 3 से हो सकता है। तो इनमें तो ऑप्शन है, बोलो सर। भाई। ऐसा थोड़ी बोलोगे केस 1 भी हो जाए एंड केस 2 भी हो जाए, यही बोलोगे या तो केस 1 हो जाए, या केस 2 हो जाए, या केस 3 हो जाए, या और मतलब ऑप्शन, मतलब ऐड। 6 + 2 + 3 11 हो गए। हाँ जी, थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर कर दो। ऊपर क्या लिखा है ऐसा? समझ में आ गया? 11 तरीके होंगे। यस सर। आ गया समझ सर। यस सर। यस सर। भैया देखो, डाउट शाउट आए शुरू में क्लियर कर लेना, ये मत सोचना कि हाँ समझना जरूरी है, बिकॉज ये एकदम चैप्टर का बेसिक चल रहा है। अभी पीएनसी तो शुरू ही नहीं होगा 2 दिन,
अभी तो अपन काउंटिंग करना सीख रहे हैं कि कब ऐड किया जाता है और कब गुना किया जाता है, तो उसकी डिटेलिंग बता रहा हूं मैं आपको। अब जैसे मान लो इसी में मैं खुद से क्वेश्चन एक तीसरा पार्ट पूछता हूँ कि दिल्ली से बठिंडा जाना है, दिल्ली से बठिंडा जाना है बस, तो तुम्हारे दिमाग में क्या है? तो मैं कह रहा हूं क्वेश्चन सिर्फ ये आया दिल्ली से बठिंडा जाना है, बता रहा हूं कितने तरीकों से जा सकते हो। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि आपको यहां केस बनाने पड़ेंगे कि मैं बोलूंगा या तो मैं डायरेक्ट जाऊं या मैं वाया जयपुर होके जाऊं, क्योंकि ये दो केस है, ये दो अलग अलग ऑप्शन है आपके पास। काम क्या है? दिल्ली से बठिंडा जाना, तो मैं सीधा भी जा सकता हूं या मैं जयपुर से होके जा सकता हूं। तो क्या ये दो जो चीजें हैं ये अलग अलग हैं? इनमें ऑप्शन है बीच में। यस सर। तो आपका कॉमन सेंस क्या कहता है कि आपको केस बनाने पड़ेंगे। दो केस बनाओगे आप, तो आप कहोगे या तो मैं दिल्ली से सीधा बठिंडा लैंड कर जाऊं या दिल्ली से जयपुर फिर जयपुर से बठिंडा। तो दिल्ली से जयपुर, जयपुर से बठिंडा तो हमने पिछले पार्ट में सॉल्व करा था, कितने थे आंसर? 16। और दिल्ली से बठिंडा जाने का डायरेक्ट दो रूट है, दो, एक रोड से एक वो फ्लाइट से ट्रेन से, दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल तरीके 18। 18 आ गया, 18। ठीक है, तो ये बेसिक वो है फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग कि कब जोड़ना है कब गुणा करना है। मोटी मोटी बात ये है कि जोड़ा तब जाता है जब काम आपका या तो इससे हो रहा है या इससे हो रहा है, दोनों में ऑप्शन है। अगर ये m तरीकों से ये काम हो सकता है, किसी भी एक से कर लो m में से, ठीक है, और या इधर वाले n तरीके से हो जाए, तो काम तो इस रास्ते से चले जाओ तो भी हो रहा है, इस रास्ते से चले जाओ तो भी हो जाए, दोनों से जाना जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन है मतलब ऐड करोगे इधर के m तरीके और इधर के n तरीके, तो m प्लस n, लेकिन कॉमन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको उसको घटाना पड़ेगा बिकॉज वो ओवरलैपिंग हो जाएगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। ऐसे ही अगर एक काम m तरीके से हो रहा है, एक काम n तरीके से हो रहा है, लेकिन मेरा जो पूरा काम है उसके होने के लिए मुझे वो दोनों इवेंट होने जरूरी है, जैसे जाना भी है फिर आना भी है। ऐसा नहीं है कि या तो चले जाओ या आ जाओ, है ना, दोनों चीजें होनी जरूरी है। तो m इंटू n आएगा, वहां m प्लस n से आंसर नहीं आएगा, बिकॉज वो आपका कंपल्शन है वहां, तो वहां मल्टीप्लीकेशन रूल काम करेगा। और वहां पे भी ये बात ध्यान रखना है कि जो इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब जो दूसरा E2 है उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए इवन कैसे हुआ था, जिस दिन ऐसा होने लग गया आपको केस बनाने पड़ जाए। क्लियर है? यस सर। ठीक, यस सर, यस सर। एक चीज और इस पूरे चैप्टर में, एक थर्ड पॉइंट, एडिशन रूल हो गया, मल्टीप्लीकेशन रूल हो गया। थर्ड पॉइंट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं। ये मल्टीप्लीकेशन रूल के अंदर ही नोट लिख सकते हो, चाहे तो ये अलग से लिख सकते हो कि मल्टीप्लीकेशन में ना, जैसे मान लो मैंने कहा ये काम m तरीके से हो सकता है, ये काम n तरीके से हो सकता है, तो टोटल करने के m इंटू n आ गए। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में अगर ऑर्डर पॉसिबल हो, ऑर्डर, तो वो अपने आप काउंट हो जाता है। ये भी आपको मेरी बात समझ तो आएगी नहीं, पहले आप लिख लो फिर एग्जांपल देता हूं मैं कि इफ ऑर्डर इज पॉसिबल इन ऑर्डर इज पॉसिबल देन it will be counted in multiplication rule, automatically in multiplication rule. जैसे मान लो क्लास चल रही है ना, क्लास चल रही है, क्लास के अंदर 4 बच्चे बैठे हैं, और मैं कहता हूं कि मुझे 2 बच्चे बाहर निकालने क्लास से, ठीक है, 2 students have to have to go out, है ना, सेंड आउट, get out, है ना, 2 students have to get out। तो 2 बच्चों को बाहर निकालना है। तो आप अब जितना आपने अब तक पढ़ा है, मैं आप मान के चल रहा हूं आपको पीएनसी फीएनसी कुछ नहीं आता, एनसीआर पेंसीआर कुछ नहीं पता, तो वो सब ज्ञान ना बांटे यहाँ। अगर आपको पता हो तो आप चुप रहे। अभी के लिए जितना जितना आज पढ़ा है बस बच्चे को वही पता है, तो वो क्या सोचेगा कि सर पहले मैं बीइंग अ टीचर, है ना, अपनी आंखों से मेरे पास कितने ऑप्शन है अंदर, 4 में से एक लड़का बाहर निकालने के, या लड़का लड़की जो भी स्टूडेंट है,
एक बच्चा बाहर निकालने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? मैं या तो इसको निकाल सकता हूं, या इसको निकाल सकता हूं, या इसको निकाल सकता हूं, या इसको निकाल सकता हूं। तो मेरे पास 4 ऑप्शन है, 4 है ना? तो 4 वेज है मेरे पास किस चीज के? फर्स्ट स्टूडेंट को गेट आउट करने के लिए। ऐसे सेकंड स्टूडेंट को गेट आउट करने के लिए जब मैं बात करूंगा, तो जब एक बाहर आ चुका होगा तो अंदर कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। 3 ही बचेंगे सिर्फ। तो सेकंड स्टूडेंट को बाहर गेट आउट करने के लिए 3 ऑप्शन है। तो अब आप सोचोगे टास्क क्या है? टास्क इज दैट बोथ द स्टूडेंट्स हैज टू बी गेट आउट। बाहर निकालना। तो दोनों को जोड़ोगे या गुना करोगे? गुना करोगे। गुना करोगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 12 वेज आ जाएगा। 12। लेकिन मेरी बात सुनना, बीच में मत बोलना। लेकिन मैंने क्या बोला? ऑर्डर अगर पॉसिबल हो तो मल्टीप्लिकेशन रूल के अंदर वो अपने आप काउंट हो जाता है, ठीक है? तो 4 इंटू 3 ये मल्टीप्लिकेशन करा तो इसमें ऑर्डर काउंट हो गया, तो ऑर्डर काउंट हो गया तो ये आंसर गलत है। आपको ये बात हमेशा दिमाग में रखनी पड़ेगी, और ये आपके साथ पूरे चैप्टर में होगा। आप कहोगे यार आंसर इतना आ रहा है, मेरा आधा आ रहा है ना, मेरा दुगना आ रहा है, मतलब ये लफड़े पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसका कोर कॉन्सेप्ट यही है कि जो शुरुआत के जो लेक्चर्स हैं वो आप बहुत जबरदस्त अच्छे तरीके से समझ के चलो। तो मैंने क्या समझाना चाह रहा हूं इसके अंदर, देखो होगा क्या एक्चुअली। मान लो इस बच्चे का नाम है स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4। आपने क्या है 12 आंसर बता दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं ये आंसर गलत है। एक्चुअल आंसर 6 आएगा, ठीक है? जो बच्चे थोड़ा सा परम्यूटेशन जानते हैं उनको तो पता है आंसर 4C2 6 आ जाएगा, खत्म बात। लेकिन अभी अपन मल्टीप्लिकेशन में समझे इस रूल में कमी है। क्या कमी है वो बता रहा हूं मैं आपको। वो ये है कि देखो, अगर मैं S1 को पहले बाहर निकालता हूं और फिर S2 को बाहर निकालता हूं, या मैं पहले S2 को बाहर निकाल दूं फिर S1 को निकाल दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्लास से तो 2 बच्चे S1 और S2 ही गायब हुए ना। यस सर। क्लास से तो बबली बंटी ही गायब हुए, चाहे पहले बबली फिर बंटी, चाहे पहले बंटी फिर बबली, कोई फर्क पड़ा क्या? क्लास से तो वही 2 बच्चे सेम गायब हुए। यस सर। तो इस मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर अपने आप काउंट होता है। मतलब अगर S1 S2 का एक जोड़ा है तो S1 S2 और S2 S1 वो ऑटोमेटिकली काउंट करेगा। समझ में आ रही है बात? यस तो ये आपका 2 टाइम्स काउंट हुआ, बट एक्चुअली इट इज 1 केस। तो उसने हर केस को 2 बार काउंट कर लिया, तो 12 का आधा आंसर 6 आएगा। यस सर। यस सर। हर केस दोबारा काउंट हुआ, इसलिए एग्जैक्ट आंसर इज 12/2 6। तो आपको ये 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये कॉमन सेंस आपके अंदर डिटेलिंग में आप समझोगे तभी आएगी, ऐसे नहीं आएगी। आप खुद सोचो, अगर मैं टोटल केस निकाल के रख दूं आपके सामने, S1 S2 आएगा, S1 S3 बाहर आ सकता है, S1 S4 आ सकता है, S2 S3 आ सकता है, S2 S4 आ सकता है, S3 S4 आ सकता है। इन 6 केस के अलावा कोई और केस है तो बता दो, तुम बता दो मुझे कोई है तो कि सर देखो ये बन सकता है। नो सर। नो सर। तो देखो आंसर तो 6 ही आएगा। प्रैक्टिकल से तो हमने उंगलियों पे गिन लिया, बिकॉज छोटा केस था। बड़े होंगे जब 100C2 फलाना C2, तो इतनी बड़ी बड़ी चीजों को अपन नहीं डील कर पाएंगे। तो इसलिए बेसिक फंडे पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। आंसर में बस 2 हाफ का ही फर्क पड़ेगा, और ऑप्शन में वो सभी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। एग्जामिनर भी ऑप्शन तय करता है कि हम पता है बच्चा क्या क्या गलती कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही ऑप्शन बनाए जाते हैं। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लें। पूरे चैप्टर में कभी भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो आप ध्यान दें कि क्या क्वेश्चन के अंदर आपको उस ऑर्डर की नीड है या नहीं है। अगर नीड है, मतलब हम इसको और इसको अलग अलग गिनना चाहते हैं, फिर तो आंसर सही है। बट अगर क्वेश्चन के अंदर आप इसको और इसको अलग अलग नहीं गिनना चाहते हैं, वो सेम है और मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हो, तो वो काउंट होगा, उस चीज को आपको देखना पड़ेगा। तो सर अलग अलग काउंट कर सकते थे, मतलब कैसे? कल को मैं ये कह देता कि 2 बच्चों को क्लास से बाहर निकाला और दोनों को लाइन में खड़ा कर दिया बाहर, ऐसे
और मैं पूछता कितने तरीकों से आप खड़ा कर सकते हो, तब तो ये 12 सही था, क्योंकि S1 S2 खड़ा हो या S2 S1 खड़ा हो, दिखने में फर्क है ना। यस सर है तो यहां मेरा इंटरेस्ट है कि मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूं कि S1 S2 है या S2 S1 है, ये अलग अलग है, इसलिए वो आंसर सही था। बट मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि बाहर खड़ा कर दिया या एक को लाल शर्ट दे दी एक को पीली शर्ट दे दी, तो मैटर करेगा किसको पीली दे दी किसको लाल दे दी, या एक के मुंह पे टेप लगा दी एक की आंखों पे पट्टी बांध दी, तो वो मैटर, तो मतलब ऐसे कुछ एक्स्ट्रा मैं करूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ यार ऑर्डर मैटर करता है कि S1 के मुंह पे लाल पट्टी बंधी है या S2 के मुंह पे, तो 4 × 3 12 सही है। बट हेयर आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली सिलेक्शन मतलब कौन से 2 बच्चे, बस 2 बच्चे बाहर है, कौन से 2 बच्चे बाहर है वो मैटर करते हैं। तो पहले S1 को बाहर निकाला फिर S2 को बाहर निकालूं, या पहले S2 को बाहर निकालूं फिर S1 को बाहर निकालूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली निकलने बाहर बंटी बबली है, तो इसमें ऑर्डर काउंट हो गया, इसलिए आपको आधा करना पड़ा। और एक चीज और, जरूरी नहीं है हर प्रॉब्लम के अंदर हर परम्यूटेशन 2 बार ही काउंट हो रहा हो कि आप मुंह फाड़ के हमेशा आधा कर दो, आगे आगे आपको समझ में आएगा। बहुत सारी जगह कोई चीज 2 बार हो रही है, कोई 3 बार हो रही है, कोई 4 बार होती है, तो आप हमेशा आधा भी नहीं कर सकते। हाँ, इस प्रॉब्लम में आप आधा कर सकते हो। क्लियर है? यस सर है ना? तो एकदम फंडामेंटल बातें हो रही हैं आज, अच्छे से समझ लेना। बैठा दे इसको। यस सर कर लिया सर। एक छोटी सी चीज और है ना, वो तो कॉमन सेंस की बात है, उसमें कुछ बिल्कुल भी वो नहीं है। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने कहा कि एटलीस्ट 1 स्टूडेंट गेट आउट कर दो, तो आपको अगर मैं कहता हूं एटलीस्ट 1 स्टूडेंट निकाल दो, तो आप ऐसे ही तो सोचोगे या तो मैं 1 स्टूडेंट निकाल दूं या 2 स्टूडेंट निकाल दूं या 3 स्टूडेंट निकाल दूं, ऐसे ही सोचोगे। सर चारों वाला भी आएगा सर, चारों हाँ, चारों वाला भी आएगा सर, चारों भी निकाल सकते हैं। हाँ, या चारों निकाल दोगे। तो एक निकालने के कितने तरीके, 4 ऑप्शन, कोई भी एक पकड़ो, चारों में से बाहर निकाल दो उठा के। 2 वाला अभी मैंने आपको बताया था 6 आया था, 2 वाला 6 आया था। यस सर ऐसे ही 3 वाला देखोगे ना, 3 वाला तो 3 आएगा, 4 आएगा। या तो आप S1 S2 S3 को निकालोगे, या आप S1 S2 S4 को निकालोगे, या आप S1 S3 S4 को निकालोगे, या आप S2 S3 S4 को निकालोगे। मान लो किसी को ये चीज नहीं भी समझ में आती, कोई अगर मान लो मल्टीप्लिकेशन रूल से ही करता है, हालांकि परम्यूटेशन पढ़ने के बाद तो अपन कर लेंगे, हालांकि अभी मैं आपको समझा सकता हूं। एनसीआर पढ़ा ना आपने, एन में से 4 चीजों को सिलेक्ट करना, तो 4 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, 4C3, तो 4 आएगा आंसर। लेकिन अभी मैं उस पर नहीं आ रहा था, अभी मैं जस्ट मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा था। तो कोई बच्चा ऐसे कर सकता है, पहले 4 फिर 3 फिर 2, तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें ये जो केस है ना, ये 6 बार काउंट हो रहा है हर क्वेश्चन में, कि आप इसी को S1 S3 S2 गिन रहे हो, इसी को S3 S1 S2 गिन रहे हो, इसी को S3 S2 S1 गिन रहे हो, इसी को S2 S1 S3 गिन रहे हो, और इसी को S2 S3 S1 गिन रहे हो। मतलब इसके अगर आप अरेंजमेंट करोगे तो ऐसे 6 पॉसिबल है, मतलब हर केस 6 बार काउंट हो रहा है एक्स्ट्रा, तो मुझे डिवाइड बाय 6 करना पड़ जाएगा, इसलिए आंसर 4 ही आ जाएगा। तो अभी के लिए चलो, अगर ये बात आपको थोड़ी टफ भी लगती है तो कोई छोड़ो, ये बात तो समझ में आ गई कि मल्टीप्लिकेशन से आंसर सही नहीं आ रहा, ऑर्डर काउंट हो रहा है उन 3 लोगों का। यस सर तो जब आप परम्यूटेशन पढ़ लोगे तो आपको पता है 3, तब पता चल जाएगा आपको कि 3 लोगों को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल होता है, तो उनका ऑर्डर काउंट हो रहा है, इसलिए मैंने 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करा, इसलिए आंसर 4 आएगा। या ये सब भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 4 में से सीधा 3 सिलेक्ट कर लोगे। अभी के लिए मैं जो समझाना चाहता हूँ वो ये नहीं समझाना चाहता, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, चलो इसके आंसर 4 आ गए, और चारों को निकालने का एक तरीका 6 4 10 4 15, ऐसे इस तरह से आप आंसर दोगे। यस सर ये तो 4 था, तो 4 केस बना लिए, कभी कभी ऐसे 100 केस बनेंगे, तो 100 केस थोड़ी बनाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में जब गिनती ज्यादा हो जाए तो आप उल्टा खेल भी खेल सकते हो, कि इसी को मैं ऐसे लिख सकता था कि इसका आंसर होगा, टोटल तरीके निकाल लो पहले तो, उसमें से
क्या कर दो, वो घटा दो जब 0 स्टूडेंट गेट आउट कर दिया। सही है? यस सर। टोटल में से 0 गेट आउट कर सकते हो? यस सर। बस तो निकालोगे तो भी आंसर सेम आएगा। अब टोटल कैसे निकालोगे तो उसको भी समझ लो। हो सकता है तुम पहले बच्चे को बाहर निकालो या ना निकालो, तो कितने तरीके हुए? 2 तरीके हुए। यस सर। हो सकता है तुम दूसरे बच्चे को बाहर निकालो या ना निकालो। इसको बाहर करो या ना करो, कितने ऑप्शन? 2। इसको बाहर करो या ना करो तो कितने ऑप्शन? 2। इसको बाहर करो या ना करो कितने ऑप्शन? 2। इसको बाहर करो या ना करो कितने ऑप्शन? 2। तो टोटल काम में कितने ऑप्शन हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना? 16 हो गए। तो ये 16 के अंदर तो टोटल ऑप्शन हो गए। 16 के अंदर सब काउंट हो गया, चाहे तो आप किसी एक को बाहर करो, चाहे 2 को करो, चाहे सबको करो, चाहे ना करो। तो उसमें से आप 0 स्टूडेंट मतलब कोई भी बाहर ना करो तो उसको घटाओगे तो आंसर 15 ही आएगा। सर एक बार टोटल वेज वाला रिपीट कर दो। टोटल में मैंने कहा जैसे मान लो 4 स्टूडेंट है, S1 S2 S3 S4। आप हो सकता है कि पहले स्टूडेंट को बाहर निकालोगे या नहीं निकालोगे, तो एक स्टूडेंट को रखने या ना रखने के कितने? 2 ही ऑप्शन हुए ना। यस सर। ऐसे दूसरे के साथ आप या तो उसको रखोगे या बाहर निकालोगे, 2 तरीके। तीसरे को रखोगे या बाहर निकालोगे, 2 तरीके। चौथे को रखोगे या बाहर निकालोगे, 2 तरीके। तो टोटल कितने तरीके हुए? 16 तरीके हुए। ओके सर। उसमें से वो घटा दो जब कोई भी बाहर नहीं निकला, तो एक आंसर आ गया। तो इस चीज को बोलते हैं बाइजेक्शन रूल। इस चीज को बोलते हैं बाइजेक्शन रूल। मतलब आपको अगर मान लो फेवरेट आंसर निकालने हैं, फेवरेबल वेज निकालने हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अगर गिनती ज्यादा हो रही है तो टोटल में से अनफेवरेबल घटा दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये तो कॉमन सेंस है, हमेशा कर सकते हो। ये वही बात होगी सिमिलर सी कि मान लो किसी चीज को सिलेक्ट करने के तरीके हैं 70 100 में से, तो मैंने कहा 100 में से रिजेक्ट करने के तरीके घटा दो तो सिलेक्ट अपने आप हो जाएगा, 100 में से 70 हो जाएगा। भाई टोटल चीजें हैं, कितनी चाहिए वो पूछा है, तो जो टोटल में से कितनी नहीं चाहिए वो घटा दो तो कितनी चाहिए वो आ जाएंगी। यस बस यस सर। ये अपना 4th पॉइंट था। दिस इज कॉल्ड बाइजेक्शन रूल, है ना। ये पूरे चैप्टर में काम आएगा। तो ये 3-4 बातें थी जो मुझे बतानी थी सबसे पहले, एकदम फंडामेंटल चैप्टर को बिल्डअप करने के लिए। अब मैं इस पे कुछ 2-4 अपन क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ा अपन को समझ में आए कि हाँ कैसे करना है। ये छाप लो, मिटा दें इसे। यस सर, मिटा दो। यस सर। यस सर। यस सर। चलो क्वेश्चन लेते हैं। Coin is tossed 5 times. Find total number of outcomes. पहले इसका मतलब समझना, इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो अगर एक ही सिक्का हो, एक ही सिक्का है ना, हेड या टेल होता है जिसपे, तो अगर मैं टॉस करूंगा तो या तो उसपे हेड दिखेगा या उसपे टेल दिखेगा, 2 ही ऑप्शन होंगे। यस सर। अगर मैं 2 कॉइन को टॉस करूंगा तो या तो हेड हेड आएगा या हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा या हेड हेड आएगा। तो ये 4 ऑप्शन दिखेंगे भाई। या तो ये बोल लो 2 कॉइन को टॉस करोगे, या ये बोल लो 1 कॉइन को 2 बार टॉस करोगे, तो पहली बार का रिजल्ट और दूसरी बार का रिजल्ट इस तरह से आएगा। ऐसे ही अगर 3 बार करोगे तो या तो हेड 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 आएगा या हेड हेड टेल आएगा, एक टेल आ गया, फिर वो बीच में आ सकता है। हो सकता है वो पहले नंबर पे आया हो सकता है 2 टेल आए हो, एक हेड हो सकता है हेड बीच में आया हो सकता है हेड पहले नंबर पे आया हो, और हो सकता है टेल 3 आए हो। तो इस तरह से ये जो अलग अलग केसेज है ना, इसको बोलते हैं आउटकम्स। तो इसमें जैसे 2 आ रहे, इसमें 4 आ रहे, इसमें 8 आ रहे हैं, तो आप अब कॉमन सेंस से सोचो
कि 5 पोजीशन बना लो, है ना। ये एक तरीका है पीएनसी क्वेश्चंस को करने का, ऐसे लाइनें खींच के। इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट टॉस में क्या आया होगा, इसको बोलते हैं सेकंड टॉस में क्या आया होगा, इसको बोलते हैं थर्ड टॉस में क्या आया होगा, इसको बोलते हैं फोर्थ टॉस में क्या आया होगा, और इसको बोलते हैं फिफ्थ टॉस में क्या आया होगा। तो पहले टॉस में आने के कितने ऑप्शन, या तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा। अब अगेन आपको शोले नहीं बनानी है कि खड़ा हो जाएगा सिक्का, या सर मेरा तो गली में नाली में गिर गया, या ऊपर छत पे कूद गया। फालतू के कुछ एक्सक्यूज नहीं है, 2 ही चीजें, या तो हेड या टेल। तो कितने 2 ऑप्शन है इस जगह को भरने के, 2 ऑप्शन है, या तो एच से भरूंगा या टी से भरूंगा। ये बात समझ में आती है? बोलो। यस सर। ऐसे ही इसको भरने के 2 ऑप्शन है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तीसरी पोजीशन पे हेड या टेल, तीसरी पोजीशन पे हेड या टेल, 5वीं पे हेड या टेल। अब बताओ इसमें जोड़ेंगे गुना करेंगे? इवेंट क्या है? गुना करेंगे सही, क्यों करेंगे? टास्क क्या है? 5 टॉस कराने हैं हमें। ये थोड़ी कहेंगे या तो पहला टॉस हो जाए या दूसरा टॉस हो जाए, पहला हुआ नहीं दूसरा हो जाए। 5 टॉस करें मतलब 5 बार सिक्का उछालेंगे, ये काम हम 5 बार करेंगे। तो इवेंट 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। तो सबका होना जरूरी है, मल्टीप्लीकेशन है, गुना आएगा। और क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि दूसरी बार सिक्का उछालोगे तो पहली बार क्या आया था? नो सर, बस नो सर। इसलिए ये इंडिपेंडेंट है, और सीधा मुंह फाड़ के आंसर आ जाएगा 2 की पावर 5 दैट इज 32। 32। समझ में आ गई बात? यस सर। हाँ जी, यस सर। आ गया सर समझ। वेरी गुड। 4 डाइसेस आर रोल्ड, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। हाँ जी, डाइस मतलब लूडो, लूडो वाला डाइस। अब आपको पता है ना सबको कि उसके ऊपर 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है। तो आप तो अगेन 4 डाइस को रोल करा आपने। ये फर्स्ट डाइस है आपकी, ये सेकंड डाइस है, ये थर्ड डाइस है, ये फोर्थ डाइस है। तो फर्स्ट डाइस पे क्या आ सकता है? कितने ऑप्शन है? 6 ऑप्शन है। ऐसे 6 ऑप्शन है, ऐसे 6 ऑप्शन है, ऐसे 6 ऑप्शन है। इनको गुना कर देंगे क्योंकि चारों डाइस हमने एक साथ रोल करी, चारों का रिजल्ट देखेंगे। ऐसा तो कहेंगे नहीं या तो पहली देख लो या दूसरी देख लो। तो आंसर क्या 6 की पावर 4 आएगा। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? यस सर। यस। आ गई सर। ठीक। अब मैं आपसे पूछता हूं एक ऐसा क्वेश्चन जो अक्सर जनता, पता नहीं क्यों, बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आपको वो तुरंत आना चाहिए, बट फिर भी आधी जनता गलती करती है और चैप्टर खत्म होने के बाद भी पता नहीं क्यों करती है। क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी वेज 6 rings can be worn in 10 fingers? 6 अंगूठियां हैं, 6 अंगूठियां, और ये 10 उंगलियां हैं, है ना। मतलब अंगूठे को उंगली कह रहे हैं, 10 उंगलियां। पहली बात। दूसरी बात ये, इसमें ऐसा मान के चलना है आपको कि मैं सारी अंगूठियां एक उंगली में भी डाल सकता हूं, है ना। ऐसा कोई कंस्ट्रेंट उसने दिया नहीं है क्वेश्चन के अंदर कि 1 में 3 नहीं डाल सकते या 4 नहीं डाल सकते, इससे ज्यादा नहीं डाल सकते। तो आपको कुछ दिमाग नहीं लड़ाना, आपके लिए फ्री है। आप 6 की 6 एक उंगली में भी डाल सकते हो। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। नाउ मुझे इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। 6 की पावर 10, 10 की पावर 6। सोच के बताना और सही होना चाहिए आंसर। और मैं बता रहा हूं इतना बेसिक क्वेश्चन है, इतना बेसिक चैप्टर खत्म होने के बाद भी जनता लुट जाती है, पता नहीं क्यों। मतलब वो बिल्कुल ही कुछ नहीं आता उन्हें, इसलिए लुटती होगी। सर मेरे हिसाब से तो ए ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, है ना। बी ऑप्शन ऐसे 10 की पावर 6 मैंने कहा था ना, लुटने वाले तैयार है। देखो दोनों तरह के मार्केट से आंसर आ रहे हैं, 6 की पावर 10 10, कुछ तो होगा ही सही, है ना। अब आप सुनो, सर बी है।
अब आप सुनो, मैं आपको दोनों चीजें समझाता हूं। करेक्ट आंसर तो है जो है वो बी है। आप ये सुनो, आप पहली अंगूठी उठाओगे और उससे पूछोगे, सोचोगे कि किस उंगली में जाना है उसको, इसमें। तो पहली अंगूठी से उठा के पूछोगे, बोल बेटा किस उंगली में जाना है तेरे को, तो कितने ऑप्शन है तेरे पास? 10 ऑप्शन है, 10। तो रिंग 1 के पास कितने ऑप्शन है? 10। सिमिलरली आप दूसरी अंगूठी उठाओगे और पूछोगे, बोल बेटा कौन सी उंगली में जाना है, तो कितने ऑप्शन है? 10। सिमिलरली तीसरी अंगूठी से पूछोगे, कितने ऑप्शन है? 10। चौथी अंगूठी से पूछोगे, कितने ऑप्शन है? 10। तो रिंग 2 के पास भी 10, रिंग 3 के पास भी 10, रिंग 4 के पास भी 10, रिंग 5 के पास भी 10, रिंग 6 के पास भी 10। तो आंसर कितना आ गया? और सबको पहनाना जरूरी है, इसलिए मल्टीप्लाई होगा। ऐसा तो वो कह नहीं रहा या तो एक पहना दो या दो पहना दो, ऐसा नहीं कह रहा। तो आंसर इज 10 की पावर 6। ठीक, मतलब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ऑल रिंग्स आर टू बी वर्न, है ना। 6 रिंग्स कैन बी वर्न इन, ऑप्शन नहीं है कि ये या 2 या 3 है ना। नाउ अब कुछ बच्चों ने जिनने ये आंसर दिया था उनका मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं, उन्होंने क्या सोचा होगा। उन्होंने ये सोचा, क्या बोलते हैं, हाँ, उन्होंने ये सोचा कि पहली उंगली के पास कितने ऑप्शन? 6। उन्होंने सोचा पहली उंगली के पास कितने ऑप्शन? 6। दूसरी उंगली के पास कितने ऑप्शन? 6। तीसरी उंगली के पास कितने ऑप्शन? 6। इस तरह 10वीं उंगली के पास कितने ऑप्शन? 6। तो 6 की पावर 10। अब आप सोचो कि उंगली के पास ऑप्शन कैसे हो सकता है? पहली उंगली के पास ऑप्शन 6, मतलब वो किसी भी एक रिंग में जा सकती है। मान लो रिंग 1 में चली गई, फिर दूसरी के पास भी तुम कह रहे हो किसी भी रिंग में जा सकती है, वो भी रिंग 1 में घुसेड़ दी। तीसरी भी रिंग 1 में घुसेड़ दी, है ना। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम 10 की 10 उंगलियां भी एक रिंग के अंदर घुसेड़ सकते हो, क्योंकि आप तो यही कह रहे हो कि रिंग सामने पड़ी है टेबल पे और आप उंगली से पूछ रहे हो, बोल बेटा कौन सी अंगूठी में जाएगी, वो बोल रहा है पहली में, लो पहली में। फिर आप दूसरी से पूछ रहे हो, बोल बेटा किस में जाएगी, वो भी कहती है अगर पहली में तो 2 पहली में घुसा दोगे। ऐसे 10 की 10 कह देंगे तो सारी पहली में थोड़ी आ जाएंगी। उंगली है, अंगूठी है, क्या है? तो भैया आप सोचो, यहां पे ऑप्शन उंगली के पास नहीं है। 10 fingers cannot be at the same time in a single ring, या more than 1 fingers cannot be in the same ring at the same time। तो आप तो यही कर रहे हो ना, आप तो फिंगर उठा रहे हो, इस फिंगर से पूछ रहे हो कौन से रिंग में जाएगी, इसमें। कौन से में जाएगी? 10 ऑप्शन। कौन से में जाएगी? 6 ऑप्शन। कौन से में जाएगी? 6 ऑप्शन। हर एक से पूछ रहे हो 6 6 6 6, मतलब एक के अंदर सारे उंगलियां भी घुस सकती है, तो सही नहीं है ना। तो हमेशा इसमें ऑप्शन के अंदर है रिंग। रिंग से पूछोगे, बोल बेटा कौन सी उंगली में जाएगी, बोलेगी इसमें। फिर दूसरी से इसमें, तीसरी से इसमें जा सकती है, नो डाउट। नाउ इसलिए रिंग को उठाया और पूछा कितने ऑप्शन? 10। दूसरी रिंग को उठाया, कितने पूछा? 10। तीसरी को उठाया, कितने ऑप्शन? 10। इसलिए 10 की पावर 6 करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आई होप आज के लिए इतना काफी है, बाकी अपन कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।